नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे JIVNCRB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, दैट इज़ रोल ऑफ ECGC। ये हमारे BFM के मॉड्यूल 1 का यूनिट नंबर 6 है। आज हम लोग इसके जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ लोग प्लान्स के बारे में पूछ रहे थे, CIB के प्लान्स के बारे में, उसके बारे में बता दूँ। बेसिकली 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी है। इसमें आपको ये सभी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेंगी प्लान ए में और प्लान बी में। प्लान बी उनके लिए है जिनका केवल एक तो चैप्टर, एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, AVM, BFM या रिटेल। और प्लान ए का फ़ायदा आप तीनों चैप्टर के लिए ले सकते हैं। यहाँ प्राइसिंग लिखा हुआ है ये 2 प्लान का। यदि आप इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं अपने इस पार्टिकुलर चैनल के माध्यम से आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये हमारा BFM का जो मॉक टेस्ट है वो फ्री मॉक टेस्ट है, उसका शेड्यूल मैं आपको दिया हूँ। ये देखिए शेड्यूल है, और हर एक संडे को ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, CIB मेड सिंपल करके आप सर्च कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइए तो भी मिल जाएगा। ये BFM का प्लान रहा। और AVM का जो प्लान है दोस्तों, वो उसका भी मॉक टेस्ट शेड्यूल है हमारे सामने। पहला मॉक टेस्ट हो चुका है, इसके बाद ये मॉक टेस्ट बचे हैं। और दोस्तों, इसमें ये पेड प्लान है। इसमें 300 रुपीज़ देकर आप इस प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तीन मटेरियल्स हैं जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो वीडियोज़ हैं MCQs के और हमारे थ्योरी वाले वीडियोज़, वो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को, अपने पहले कंसेप्ट के साथ, जो कि है अपना ECGC। तो दोस्तों, आइए ज़रा देखते हैं ECGC के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ECGC जो है वो किसने ऑन किया है। तो ये सरकार, भारत सरकार के द्वारा ऑन है, ठीक है। और भारत सरकार के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, ठीक है, ECGC। इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों? इसका पर्पज़ ये है, देखिए, हम सरकार हमेशा चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े हमारे देश से, है ना। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगा, और फॉरेन करेंसी आएगा तो दोस्तों क्या होगा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे कंट्रीज़ के लिए। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमारे कंट्रीज से तो सरकार क्या करती है कि क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या प्रोवाइड करती है? क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस, ठीक है दोस्तों। इस टर्म का मतलब मीनिंग समझिए। क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस मतलब जो क्रेडिट रिस्क है दोस्तों, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आपको पता है क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क होता है वो रिस्क जिस डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट होता है। आपको पता है दोस्तों कि जब डिफ़ॉल्ट केस आ जाता है तो जो रिस्क होता है वो हमारा क्रेडिट रिस्क होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जो भी हमारा बायर है, ठीक है, वो पेमेंट नहीं कर पाया है, जो भी हमारा इंपोर्टर है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्रेडिट रिस्क होता है। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्टर हमेशा इस क्रेडिट रिस्क से एक्सपोज रहते हैं। हो सकता है उन्होंने सामान जिस कंट्री में, दूसरे कंट्री में इंपोर्टर को भेजा, लेकिन वो इंपोर्टर जो है पेमेंट देने में असफल है, वो पेमेंट देने में नहीं दे रहा है पेमेंट, तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क आ जाता है। तो यहाँ पे इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट है कि कोई ऐसा इंश्योरेंस स्कीम आए जो कि उसके इस रिस्क को कवर करे। तो उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए सरकार इस ECGC का गठन की, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये करती क्या है कि एक्सपोर्ट का पेमेंट दे देती है। अब ये आपको पता ही है कि जो एक पेमेंट टू एक्सपोर्ट है वो रिस्क से एक्सपोज है, क्योंकि बायर और सेलर क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ में है। तो ये देखिए काफ़ी बेसिक चीज़ है। आप जरा देखते हैं, हम लोग तो ये बात जानते हैं कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट है और वो जो उसका जो पेमेंट होता है दोस्तों, वो रिस्क से एक्सपोज है। रिस्क क्या होता है? तो अनसर्टेन इवेंट होता है, इसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब जरा देखते हैं बेसिक चीज़ में कि आखिर कौन कौन से मेजर रिस्क हैं जो कि जिससे एक्सपोज होते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग जरा देखते हैं बेसिक रिस्क। सो द फर्स्ट रिस्क इज बायर रिस्क। आइए जरा देखते हैं बायर रिस्क क्या है। बायर रिस्क, सेलर रिस्क, शिपिंग रिस्क, ये सब बेसिक रिस्क हैं। तो दोस्तों, बायर रिस्क को पहले हम लोग समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं बायर रिस्क के बारे में। तो देखिए, बायर रिस्क सेलर फेस करता है। देखिए होता क्या है कि इसके पीछे रीज़न क्या है बायर रिस्क इसके पीछे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम भारत में हम एक्सपोर्टर हैं, कि हम क्या हैं, एक्सपोर्टर हैं। और किसी दूसरे कंट्री में मान लीजिए, जैसे कि चाइना मान लीजिए, चाइना में क्या है, हमारा इंपोर्टर है, ठीक है। हम प्रोडक्ट मान लीजिए पेन बना रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमने क्या किया कि पेन जो है बनाया और फिर उसको शिप कर दिया, कहाँ, चाइना। चाइना क्या कर दिया, शिप कर दिया। अब दोस्तों ऐसा हुआ कि इस केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिस्क है जो कि बायर फेस करता है। इसमें क्या होगा, हो सकता है कि हमने गुड्स तो शिप कर दिया, लेकिन पेमेंट हमसे वहाँ से आ नहीं रहा है, ठीक है। चाइना के जो इंपोर्टर हैं वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं।
तो दोस्तों इससे समझिए बात को, तो यहाँ पे रिस्क फेस कौन कर रहा है? मैं फेस कर रहा हूँ ना, मैं जो एक्सपोर्टर हूँ मैं फेस कर रहा हूँ। आप एक्सपोर्टर को आप सेलर भी कर सकते हैं, तो सेलर फेस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है बायर रिस्क। किसका रिस्क है? तो सेलर फेस कर रहा है बायर रिस्क को, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या केस आता है? अब मान लीजिए कि जो मैंने पेन भेजा वो एक्सेप्ट ही नहीं करे, बोले कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो पहला आ जाएगा नॉन एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरा चीज़ हो सकता है ये कि उसका पेमेंट नहीं दे, तो हो सकता है नॉन पेमेंट। और तीसरा हो सकता है कि क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करे, तो नॉन क्वालिटी एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों ये 3 तरह के केसेस आ सकते हैं जिसमें हम बायर रिस्क को सेलर फेस करता है। समझ में आया आपको? तो मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया। अब दोस्तों सेलर रिस्क बायर फेस करता है। सेम एग्जांपल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक्सपोर्टर हूँ और मैं पेन क्या कर रहा हूँ? सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि इम्पोर्टर जो चाइना में है, वो जो पेन हमसे मंगा रहा है, उसने पहले से ही मुझे एडवांस पेमेंट दे दिया है। उसने क्या किया? हमें एडवांस पेमेंट दे दिया। लेकिन दोस्तों मैं क्या किया? एडवांस पेमेंट तो रख लिया, लेकिन उसको गुड्स नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे रिस्क कौन फेस करेगा? यहाँ पे बायर रिस्क फेस करेगा ना, इम्पोर्टर रिस्क फेस करेगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये एक एग्जांपल दे सकते हैं, नॉट शिपिंग द गुड्स आफ्टर एडवांस पेमेंट। मतलब एडवांस पेमेंट हो भी गया, फिर भी हम गुड को शिप नहीं कर रहे हैं, तो वो रिस्क कहलाता है हमारा सेलर रिस्क कहलाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रिस्क है शिपिंग रिस्क। ये सब कुछ बेसिक रिस्क है, तो आप याद रखिएगा, सेलर रिस्क बायर फेस करता है और बायर रिस्क सेलर फेस करता है। शिपिंग रिस्क में क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कुछ और इंटरमीडिएटरी आ गए इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे कि शिपिंग कंपनीज आ जाएं, हैंडलिंग एजेंट आ जाएं, पोस्ट अथॉरिटीज़ आ जाएं, लोकल ट्रांसपोर्टर आ जाएं या लोडर्स आ जाएं। ये सभी क्या है? ये सब अदर इंटरमीडिएटरी है ना। देखिए, एक तो है हमारा एक्सपोर्टर, एक कौन है हमारा? एक्सपोर्टर। और एक कौन है हमारा? इम्पोर्टर। लेकिन इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएटरी आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ, शिपिंग कंपनीज, हैंडलिंग एजेंट। इसी कारण डिले हो जाता है दोस्तों, यानी तो शिपमेंट ही नहीं होता है टाइम पे। तो इस कारण से जो रिस्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिपिंग रिस्क कहते हैं। अच्छा, इन तीनों मेजर रिस्क के अलावा कुछ और भी रिस्क हैं, जैसे बैंक फेलियर रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, रिस्क ऑफ कंपटीशन, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्राइस रिस्क, लीगल रिस्क, स्प्रेड रिस्क, मार्केट रिस्क। चलिए, तो ये आपको क्लियर रखना है। अब देखिए, कुछ कैटेगरीज ऑफ रिस्क है इंटरनेशनल ट्रेड में। मैं आपको इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है? लीगल रिस्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। लीगल रिस्क क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा रिस्क है जो कि देखिए, एक कंट्री है सेलर का और एक कंट्री है बायर का। अब दोनों में जो लॉ है, ठीक है, लॉ है वो अलग अलग है। सेलर का लॉ, सेलर कंट्री का लॉ अलग है और बायर कंट्री का लॉ अलग है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा कि ऐसा लॉ बना हुआ है कि सेलर सेल नहीं कर पा रहा है और बायर बाय नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा कि बैन होगा। चलिए, तो ये यहाँ पे लीगल रिस्क से एक्सपोज हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क कब होगा? कि जब मान लीजिए कि एक्सपोर्ट बिल है, उसका पेमेंट नहीं हो, किसी भी रीजन से फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, डिफॉल्ट आ जाए या इंसॉल्वेंसी आ जाए, तो वह हमारा हो जाएगा क्रेडिट रिस्क। उसके बाद दोस्तों कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा लॉ आ जाए, कुछ फाइनेंशियल पोजीशन है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में वार चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसे डेवलप हो जाते हैं जिस कारण से जो हमारा बायर और सेलर है वो एक रिस्क फेस करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंट्री रिस्क कहते हैं, ठीक है। उसका दोस्तों हो सकता है ऑपरेशनल रिस्क आ जाए। ऑपरेशनल रिस्क में क्या हो सकता है दोस्तों कि कुछ ऑपरेशनल इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशन जो स्टाफ है वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाए या सिस्टम फेलियर आ जाए, ये सब, या डैमेज गुड्स मिल जाए, तो ये सब हमारे ऑपरेशनल रिस्क आते हैं। और लास्ट है दोस्तों एक्सचेंज रेट रिस्क। अब देखिए, ये तो चूंकि यहाँ पे दो डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो उनके आपस में करेंसीज भी होंगे। तो और ऑब्वियस सी बात है, जो करेंसी होता है वो फ्लक्चुएट करता है। करेंसी क्या करता है दोस्तों? फ्लक्चुएट करता है। तो इस एडवर्स मूवमेंट जो होता है करेंसी में, उस कारण से कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर एक्सचेंज रिस्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेस करता है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए सिंपल सी बात है, या तो होम करेंसी स्ट्रेंथन होगा तो क्या होगा कि, और एक कॉम्पिटिटर होम करेंसी, तो दोनों के दोनों केस में क्या होगा कि प्राइसिंग का शिफ्टिंग होगा। चलिए, अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं एक रिस्क को, जो कि है हमारा कंट्री रिस्क। कि कंट्री रिस्क को हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कंट्री रिस्क में क्या देखना है आपको कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कंट्री रिस्क से तो एक्सपोज है ही, ये तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में क्या ध्यान रखना है कि आरबीआई ने कंट्री रिस्क के कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं ऑथराइज डीलर बैंक्स के लिए, ठीक है। तो ईसीजीसी का जो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन है, हर एक बैंक का अपना अपना पॉलिसीज होता है, ठीक है। तो बैंक को क्या कहा गया है कि आप अपना पॉलिसीज बनाइए, बैंक कैन हैव देयर ऑन पॉलिसीज,
ठीक है, रिगार्डिंग कंट्री रिस्क पॉलिसी। अब दोस्तों जिस बैंक के पास अपना ऑन सिस्टम ऑफ रेटिंग नहीं है तो वो ईसीजीसी के रेटिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो बैंक अपना पॉलिसी बना सकते हैं। जिन बैंकों के पास अपना पॉलिसी नहीं है वो ईसीजीसी के पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ईसीजीसी ने क्या किया है कि 237 कंट्रीज हैं टोटल, 237 कंट्रीज हैं जिसको 7 भाग में बांट दिया, 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए तो और दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इस केस में बैंक को प्रोविजन भी बनाना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन इन केस ऑफ एक्सपोजर टू एनी कंट्री इज 1% और मोर ऑफ टोटल एसेट। तो यहाँ से पूछेगा कि प्रोविजनिंग कितना होता है। ठीक है, तो वो होता है 1% ऑफ इट्स टोटल एसेट, 1% ऑफ इट्स टोटल एसेट। ठीक है, तो एक्सपोजर टू इस कंट्री रिस्क के केस में जो प्रोविजन होता है वो होता है 1% ऑफ टोटल एसेट। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ईसीजीसी ने 237 कंट्री को क्लासीफाई कर दिया है 7 कैटेगरी में। आइए जरा देखते हैं वो कैटेगरीज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैटेगरी है दोस्तों, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पहला है दोस्तों इनसिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क में क्या है दोस्तों, इसको हम लोग A1 कैटेगरी कहते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, A1 कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों लो रिस्क आता है, इसको हम लोग A2 कहते हैं। थर्ड आता है हमारा मॉडरेटली लो रिस्क, जिसको हम लोग B1 कहेंगे। फिर मॉडरेट रिस्क आएगा B2 कहेंगे। मॉडरेटली हाई रिस्क आएगा, इसको C1 कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों C1 के बाद आता है हमारा हाई रिस्क C2 और वेरी हाई रिस्क आता है D। अब देखिए कुछ ये तो ठीक है 7 वे में क्लासीफाई कर दिया रिस्क के बेसिस पे। ठीक है, एक तरफ है हमारा A1। देखिए इसको आप यदि समझ में आए तो देखिए यहाँ पे है आपका A1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा A2, B1, B2, C1, C2 और D। तो ये जो D वाला है ये सबसे ज़्यादा रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, और जो A1 A2 है वो कम रिस्क वाला है। 2 केस है। अच्छा उसके अलावा दोस्तों क्या है कि कुछ कंट्रीज़ को रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप में भी डाला है उन्होंने। किस में डाला है? रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप में। ठीक है, सम कंट्रीज आर आल्सो बीन एडेड टू प्लेस्ड इन रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है कहाँ प्लेस किया उन्होंने, रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1। यहाँ पे क्या है वैसे कंट्रीज को इंक्लूड किया गया जिसका रिवॉल्विंग लिमिट्स ईसीजीसी ने अप्रूव किया है 1 साल के लिए। ठीक है, तो 15 कंट्रीज ऐसे हैं, 15 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ईसीजीसी ने RCG यानी रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 में प्लेस किया है, जिसका रिवॉल्विंग लिमिट ईसीजीसी अप्रूव करता है। और 5 कंट्रीज को उसने RCG 2 यानी रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 2 में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये 2 केस आपको ध्यान रखना है। एक तो पहले कि आपका ये 7 डिफरेंट केसेस कैटेगरी ध्यान रखना है रिस्क के बेसिस पे, और उसके अलावा आपका रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 और रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 2, ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अब दोस्तों हम लोग ईसीजीसी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल जानते हैं इसके बारे में। ईसीजीसी का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए आप, एक्सटर्नल क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, सॉरी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो दोस्तों ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसके बारे में हिस्ट्री भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों? 1964 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो ये क्या करता है, ये गारंटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, गारंटी प्रोवाइड्स गारंटी कवर फॉर रिस्क विच कैन बी अवेल्ड बाय द बैंक आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ प्रीमियम। देखिए क्या बात है, देखिए सिंपल सी बात है, जो भी अपने एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, रिस्क से एक्सपोज हैं। ठीक है, उनको रिस्क है कि अब देखिए एक्सपोर्टर जब बैंक के पास जाता है, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्टर जब बैंक को अप्रोच करेगा, मान लीजिए प्री शिपमेंट एडवांस के लिए या पोस्ट शिपमेंट एडवांस के लिए, ठीक है, तो दोस्तों बैंक क्यों देगी इसको पैसा? बैंक को यदि तो बैंक जो है भी रिस्क से एक्सपोज्ड है, जो कि रिस्क हमने ऊपर देखा है, बायर रिस्क, सेलर रिस्क, फिर अपना डिफरेंट तरह का क्रेडिट रिस्क। तो ईसीजीसी क्या बोलती है कि तुम पेमेंट दो, ठीक है, तुम पेमेंट दो एक्सपोर्टर को और रिस्क का कवरेज मैं लूँगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसे ये कवरेज नहीं देगा, एक्सपोर्टर को प्रीमियम देना पड़ेगा। वो प्रीमियम होता है कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है, हम लोग आगे देखेंगे, तो प्रीमियम होता है दोस्तों। तो वो प्रीमियम एक्सपोर्टर देता है किसी ईसीजीसी को, और बदले में क्या मिलता है, उसे गारंटी मिलता है कि यदि कोई रिस्क हुआ तो मैं फिर इंश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा। तो ये बेसिक चीज़ है आपका, बेसिक शब्दों में मैं आपको समझा दिया कि ईसीजीसी का क्या बेसिक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा
तो दोस्तों ये आपको बेसिक फंक्शन है। इसका एक्टिविटीज़ कौन गवर्न करता है, तो इरडा गवर्न करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि हम लोग ब्रॉड लेवल पे बात करें ईसीजीसी का फंक्शन के बारे में, तो ब्रॉड लेवल पे 3 फंक्शन है ईसीजीसी का। सबसे पहला फंक्शन है इट रेट्स द डिफरेंट कंट्रीज, ये क्या करता है कि अलग अलग कंट्रीज़ को रेटिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद दोस्तों क्या करता है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है। और तीसरा क्या करता है कि एक्सपोर्ट का जो प्रोसीड है, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसको गारंटी प्रोवाइड करता है। तो ये 3 बेसिक फंक्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है, मेन एक्टिविटीज़। चलिए, तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि ईसीजीसी कौन कौन से पॉलिसीज़ अपने एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करती है। विच टाइप ऑफ पॉलिसीज ईसीजीसी प्रोवाइड्स टू इट्स एक्सपोर्टर। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला पॉलिसी आता है दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी, ये उन एक्सपोर्टर के लिए है, एक्सपोर्टर को शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स के लिए मिलता है दोस्तों। एक्सपोर्टर को किस टर्म के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट के लिए। अब जब हम शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब 180 दिन से कम के लिए, यानी कि यदि एक्सपोर्ट 180 दिन के कम का है, 180 डेज से कम का है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब एक्सपोर्ट का जो क्रेडिट है, मान लीजिए एक्सपोर्टर जो है पैसा बैंक को वापस 180 दिन के अंदर कर देगा, तो उस केस में स्टैंडर्ड पॉलिसी अप्लाई होगा। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट जब भी दिखे तो आप समझ जाइए स्टैंडर्ड होगा, एस से स्टैंडर्ड, एस से शॉर्ट टर्म, ऐसा याद रख सकते हैं। अब दोस्तों इसका पीरियड देख लीजिए, तो पीरियड है 24 महीना, यानी कि 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 ईयर्स इसका इस गारंटी प्रोवाइड 2 ईयर्स का ये पॉलिसी है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कवर क्या है, 90%। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कवर से क्या मतलब है कि जो भी ईसीजीसी है वो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करती है, वो 90% ही प्रोवाइड करेगी। 10% का जो एक्सपोजर है वो अपने एक्सपोर्टर को खुद से फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसमें एक्सपोर्टर का जो टर्नओवर है वो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। किस केस में, स्टैंडर्ड पॉलिसी वाले केस में। अब दोस्तों कौन कौन से रिस्क कवर करती है ये जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है आईसीजीसी की, वो कौन कौन से रिस्क को कवर करती है, तो एक है कमर्शियल रिस्क और एक है पॉलिटिकल रिस्क। तो ये 2 तरह के रिस्क को ये कवर करती है, कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। अब दोस्तों जरा देखिए कि ये है क्या, कमर्शियल रिस्क क्या है, पॉलिटिकल रिस्क क्या है। ठीक है, तो जरा उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, व्हाट इज़ कमर्शियल रिस्क एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल रिस्क, और उसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर मैं आपको नीचे बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे आया है। देखिए कमर्शियल रिस्क में क्या आता है, यदि बायर इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, देखिए कमर्शियल रिस्क में क्या आता है कि बायर का इंसॉल्वेंट हो जाना, जो बायर है वो दिवालिया हो जाए, ठीक है, वो पैसा नहीं दे पाए, तो ये हमारा कमर्शियल रिस्क के अंदर आएगा। उसके बाद मान लीजिए कि बायर फेल हो जाए पेमेंट करने में विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर्मली 4 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट, जनरली 4 महीना रहता है ड्यू डेट से, तो बायर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी हमारा कमर्शियल रिस्क के अंदर आएगा, जो कि डिफॉल्ट रिस्क है। थर्ड है हमारा कि बायर जो है गुडी को एक्सेप्ट नहीं करे कुछ कंडीशन डालकर, तो ये तीनों का तीनों हमारा किस रिस्क के अंदर आता है दोस्तों, दिस ऑल 3 कम्स अंडर कमर्शियल रिस्क। समझ में आपको, ये तीनों रिस्क किस में आते हैं, कमर्शियल रिस्क के अंदर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है दोस्तों, वो है हमारा पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का रीज़न समझिए, पॉलिटिकल रिस्क नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे मान लीजिए कि सरकार जो बायर कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसे कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। ठीक है, या मान लीजिए गवर्नमेंट का कुछ एक्शन है जो कि ब्लॉक कर दिया या डिले कर दिया पेमेंट के ट्रांसफ़र को, तो वहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ हो रहा है तो उस देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बेसिस पे हो रहा है। कुछ वार आ जाए, जैसे यूक्रेन रसा में वार है, सिविल वार हो जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए, सिविल डिस्टर्बेंस हो जाए, तो ये सभी के सभी किसके क्या काउज करते हैं, पॉलिटिकल रिस्क को काउज करते हैं। कुछ नया इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आ जाए या कैंसिलेशन आ जाए वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस का, तो भी हमारा रिस्क आता है, पॉलिटिकल रिस्क आता है। उसके अलावा दोस्तों आज का आप देख सकते हैं इंटरसेप्शन और डाइवर्जन ऑफ वॉयेज आउटसाइड इंडिया रिजल्टिंग इन पेमेंट ऑफ एडिशनल फ्रेट और इंश्योरेंस चार्ज विच कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द बायर। ठीक है, तो या तो कोई और लॉस का काउज आ जाए, नॉर्मली नॉट कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ एक्सपोर्टर एंड बायर। तो दोस्तों ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हैं दोस्तों हमारे पॉलिटिकल रिस्क के कारण। ठीक है, चलिए, तो ये से ध्यान रखना है कि कमर्शियल रिस्क में क्या आता है और पॉलिटिकल रिस्क में क्या आता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये सब रिस्क हैं हमारे, तो अब फिर से हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो कमर्शियल को भी कवर करेगा और पॉलिटिकल को भी कवर करेगा। तो कमर्शियल में क्या देखा कि बायर का इनएबिलिटी पेमेंट का, बायर क्रेडिट रिस्क को प्रोवाइड कर रहा है, यदि बायर जो है हमारा वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सब कमर्शियल रिस्क में आएगा। और पॉलिटिकल रिस्क भी हमने देखा, ठीक है, वो कंट्रीज़ में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके कारण जो वार आ जाए, ठीक है, कुछ भी लॉस आ जाए, ये सब हमारा पॉलिटिकल रिस्क है। तो जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है दोनों को कवर करता है। अब दोस्तों ये जरा देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉलिसीज़ आते हैं। जो हमने स्टैंडर्ड पॉलिसी अभी पढ़ा है उसके अंदर 4 पॉलिसीज़ आते हैं। पहला है हमारा शिपमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी।
ठीक है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट है हमारा शिपमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। लेट अस सी ओके व्हाट इज कवर्ड अंडर दिस शिपमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी। टू कवर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। ध्यान दीजिएगा, शिपमेंट जिस दिन से हुआ तब से ईसीजीसी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क को कवर करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जनरली जो है ये होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट फॉर 4 मंथ को कवर करता है ये। मान लीजिए कि 4 महीना का डिफ़ॉल्ट है तो उसको ये कवर करेगा। मैंने आपको बता दिया हूँ पहले कि शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट का ये पॉलिसीज़ है। तो ये हमारा शिपमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसीज़ में जब हम कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर दोनों चीज़ आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये होता है कि आपका इसमें कॉमर्शियल रिस्क भी आ जाएगा और आपका पॉलिटिकल रिस्क भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ समझना है। तो कॉमर्शियल रिस्क में मैंने क्या बताया था कि बायर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, और पॉलिटिकल रिस्क में क्या आ गया, कंट्री रिस्क आ गया। तो ये दोनों को कवर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें जो है ये शिपमेंट के डेट से डिसाइड होता है, जिस दिन से शिप हुआ तब से ये लागू होता है। और तीसरा पॉइंट ये कि इसका डिफ़ॉल्ट है 4 महीना का। तो यदि मान लीजिए बायर 4 महीना तक डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको हम लोग इसके अंदर लाते हैं। दूसरा टाइप ऑफ जो हमारा रिस्क है स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंतर्गत, वो है शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क। तो इसमें केवल पॉलिटिकल रिस्क को ही कवर होता है, यहाँ नाम ही लिखा हुआ है पॉलिटिकल रिस्क। इसमें दोनों रिस्क है, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों है, इसमें केवल पॉलिटिकल ही है। और ये भी कब से होता है, डेट ऑफ शिपमेंट से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड टाइप ऑफ रिस्क आता है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। देखिए 2 तरह का चीज़ है, एक है शिपमेंट पॉलिसी, एक है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। मैं बता रहा हूँ आपको, एक है शिपमेंट पॉलिसी और एक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों, कि शिपमेंट पॉलिसी जो होता है वो डेट ऑफ शिपमेंट से लागू होता है, यानी कि उसमें जो गारंटी ईसीजीसी प्रोवाइड करती है वो डेट ऑफ शिपमेंट से प्रोवाइड करती है। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में जो गारंटी ईसीजीसी प्रोवाइड करती है वो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से प्रोवाइड करती है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, शिपमेंट अलग चीज़ है। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, या एक्सपोर्टर और ईसीजीसी के बीच में। तो जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब से ही वो क्या कर रही है, ईसीजीसी क्या कर रही है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। लेकिन शिपमेंट में क्या है कि जब शिपमेंट हो जाएगा तब से वो कवरेज इंश्योरेंस का प्रोवाइड करेगी। आप ये बताइए दोस्तों किस केस में ज़्यादा टाइम होगा, तो ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रैक्ट वाले में ज़्यादा टाइम होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ज़्यादा बेटर है। क्यों ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत पहले से ही उसे इंश्योरेंस मिल रहा है, एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस मिल रहा है अपने रिस्क के अगेंस्ट। और दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कॉस्टली भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी कॉस्टली भी होता है। तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ज़्यादा टाइम को कवर कर रही है ना, तो कॉस्टली भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होती है। तो आपको देखिए शिपमेंट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के बीच में बेसिक डिफरेंस पता चल गया। शिपमेंट पॉलिसी में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 तरह के पॉलिसीज़ को देख लिया। एक है शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसके अंदर हमारा कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क दोनों को कवर होता है, और एक है हमारा केवल पॉलिटिकल रिस्क वाला। अब जरा कॉन्ट्रैक्ट वाले में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में भी एक है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी और एक है पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी। तो दोस्तों आपको तो क्लियर ही है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी में क्या होगा कि ईसीजीसी क्या करेगी कि कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क दोनों को कवर करेगी, और जो हमारा पॉलिटिकल रिस्क है उसमें केवल पॉलिटिकल रिस्क ही कवर करेगी। तो दोस्तों ये 4 तरह के रिस्क ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म रिस्क है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिस्क के पार्ट हैं और इनमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो आपने देख लिया। अब दोस्तों कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जो कि स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर नहीं कवर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन से रिस्क हैं जो हमारे स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है। दोस्तों सबसे पहला टाइप है कॉमर्शियल डिस्प्यूट, जिसके अंदर क्वालिटी डिस्प्यूट आ सकता है जो कि बायर ने रेज किया है, अनलेस इन हिज फेवर फ्रॉम अ कोर्ट इन द बायर कंट्री। ठीक है, तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट जो कि बायर ने रेज किया है वो हमारा आ जाएगा रिस्क, वो उसको हम लोग कवर नहीं करता है, उसको ईसीसी कवर नहीं करता है। फिर दोस्तों काउज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड, अब गुड्स में साफ साफ कारण दिख रहा है दोस्तों, तो उसको इसमें क्या ईसीसी कवर प्रोवाइड करेगा, बायर्स फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी इंपोर्ट और एक्सचेंज ऑथराइजेशन फ्रॉम द अथॉरिटी इन कंट्री। अब बताइए जो सामान मंगा रहा है वो अपने कंट्री में कस्टम ड्यूटीज़ नहीं पे किया, या जो भी उसके कंट्रीज़ का जो भी नियम है अथॉरिटी से लेना होता है वही नहीं लिया, तो इस केस में ईसीसी क्या गारंटी प्रोवाइड करेगा। फिर मान लीजिए कि डिफ़ॉल्ट आ गया, इंसॉल्वेंसी आ गया किसी एजेंट का, ठीक है, एक्सपोर्टर के किसी एजेंट का या किसी कलेक्टिव बैंक का, तो इस केस में भी ईसीसी कोई पॉलिसी कवर नहीं करेगा, ईसीसी का पॉलिसी इस रिस्क को कवर नहीं करता है। उसके बाद मान लीजिए गुड्स का लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए, जिसको हम लोग जो कि विच कैन बी कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, तो ईसीसी को इससे कोई मतलब नहीं है।
एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को भी ईसीजीसी कवर नहीं करती है। एक्सपोर्टर यदि फेल कर रहा है टर्म्स और एक्सपोर्ट को फुलफिल करने में, या उसकी कोई नेग्लिजेंस है, तो वो भी ईसीजीसी के अंदर नहीं आता है। तो दोस्तों ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होते हैं। आपको ये क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी के बाद, वो है स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। अब दोस्तों नाम से ही लग रहा है कि हम ये क्या है, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसीज़ है, ठीक है। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड पॉलिसी है जिसमें शिपमेंट कम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी होता है, ठीक है। ये ऐसा पॉलिसी होता है जिसका एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो 12 महीना का हो और 50 लाख से कम हो। दोस्तों जब हम लोग स्टैंडर्ड पॉलिसी पढ़ रहे थे तो मैंने टर्नओवर कितना बताया था? तो मैंने टर्नओवर आपको बताया था 50 लाख। ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 50 लाख, मोर देन 50 लाख। लेकिन ये जो हमारा स्मॉल एक्सपोर्टर फैसिलिटी है, तो नाम ही पड़ा है इसका स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या हुआ कि इसका टर्नओवर 50 लाख से कम होगा, ठीक है, 12 महीना का मतलब 1 साल का। और दोस्तों ये पॉलिसी इशू किया जाता है शिपमेंट 24 महीने के लिए, ठीक है, 24 में 24, ठीक है। तो इन द पीरियड 24 मंथ्स अहेड, वो था हमारा 12 महीने के लिए, हमारा 24 महीने के लिए। अच्छा, इस पॉलिसी में कौन कौन सा रिस्क कवर होता है ये देखते हैं। तो कमर्शियल रिस्क कवर होगा, पॉलिटिकल रिस्क कवर होगा, जिसमें बायर का इंसॉल्वेंसी आएगा, बायर फेल कर रहा है पेमेंट करने में, ठीक है, तो वो आएगा। ये हमारा स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसीज़ है, ठीक है, ड्यू विदिन 2 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट। अब बायर फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ एक्सपोर्टर, तो ये सब चीज़ को ये कवर करता है ये पार्टिकुलर पॉलिसी। अच्छा, पॉलिटिकल रिस्क तो हमने देखा ही क्या क्या टाइप है। अच्छा दोस्तों, इसका पीरियड देख लीजिए। तो पीरियड कितना है दोस्तों? द पीरियड इज इशूड, द पॉलिसी इशूड फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है। शिपमेंट जो है 24 महीने के ऊपर तक का, ठीक है। और हाँ, इसका जो है याद रखिएगा, जो हमारा टाइम पीरियड है, पीरियड है इस पॉलिसी का, वो पूछा जाता है, वो है 12 मंथ्स का, ठीक है। और ये आप ये 24 मंथ क्या है जरा इसमें अंदर समझिए। देखिए, शिपमेंट यदि मान लीजिए आज हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो आज से 24 महीना के अंतर्गत कभी भी शिपमेंट हो जाए तो ये अंदर आएगा। और दोस्तों इसका पीरियड है इस पॉलिसी का 12 महीना का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कवर का परसेंटेज देखिए क्या है कि यदि कॉमर्शियल रिस्क है तो 95% कवर मिलेगा, और पॉलिटिकल रिस्क है तो 100% कवर मिलेगा, समझना। तो पूरा का पूरा पैसा नहीं देगी ईसीजीसी, 5% वो रख लेगी, 95% का कवर प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल रिस्क में, और 5% 100% का कवर प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल रिस्क में। तीसरा तरह का जो पॉलिसी है दोस्तों ईसीजीसी का, वो है स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, ठीक है। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी के अंदर दोस्तों कॉमर्शियल रिस्क को ये कवर करती है। जो भी फेलियर है उसको 4 महीने में पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट को प्रोवाइड करती है, जिसका 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। मतलब कि समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टर है उसने अपने बैंक से जो क्रेडिट लिया है वो 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए उसने बैंक से लोन लिया, प्री शिपमेंट लिया होगा या पोस्ट शिपमेंट लिया होगा, तो वो कहा गया है कि हम 180 दिन में यानी कि 6 महीना में इसे वापस कर देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये पॉलिसी वही एक्सपोर्टर लेता है जो कि स्टैंडर्ड पॉलिसी को होल्ड नहीं कर रहा हो, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी वही होल्डर लेता है, ठीक है, जो कि हु डू नॉट होल्ड स्टैंडर्ड पॉलिसीज़, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक्सपोर्टर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को चूज करे, हाँ, और फिर कितना कवर दिखाना है वो दिखाए, ठीक है। ये एक्सपोर्टर पे छोड़ा गया है, ठीक है। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी के अंदर ये एक्सपोर्टर पे छोड़ा गया है, ठीक है। और जो कि कॉमर्शियल रिस्क को ये कवर कर रही है, तो इसके अंदर दोनों चीज़ आ गया, सॉरी, कॉमर्शियल रिस्क को ये कवर करती है दोस्तों। अच्छा, और दोस्तों इसमें पीरियड ऑफ पॉलिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स रहता है, ठीक है। वो बताया ना मैं आपको कि ये पहले डिसाइड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना पीरियड ऑफ पॉलिसी रहेगा। और परसेंटेज ऑफ कवर जो है वो दोस्तों वो है 80%। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी का परसेंटेज ऑफ कवर क्या है? 80%। और सब में वही चीज़ है, सब में जो है कौन कौन सा रिस्क नहीं कवर करता है, फिर मैंने आपको बता ही दिया है। कॉमर्शियल डिस्प्यूट, कॉज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, लॉस ऑफ डैमेज ऑफ गुड, सब में वही चीज़ है। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ कवर जो इसी प्रोवाइड करती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, ठीक है। एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, ठीक है। तो दोस्तों ये इसको शॉर्ट में बीपीएसटी भी कहते हैं। बीपी मतलब बायर वाइज पॉलिसी शॉर्ट टर्म, एसटी मतलब शॉर्ट टर्म, बायर वाइज पॉलिसी शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर को कवर प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क दोनों तरह के रिस्क से, ठीक है, इन एक्सपोर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द पार्टिकुलर बायर। तो दोस्तों इसमें देखिए ये पॉलिसी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं बायर वाइज पॉलिसी, ठीक है, बायर वाइज पॉलिसी शॉर्ट टर्म। एक होते हैं बायर वाइज पॉलिसी
देखिए, एक है बायर वाई जिसमें कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क दोनों है, एक है बायर वाई जिसमें केवल और केवल क्या है, पॉलिटिकल रिस्क है, और एक है बायर वाई जिसमें इंसॉल्वेंसी आ गया, एलसी ओपनिंग बैंक का डिफॉल्ट आ गया, पॉलिटिकल रिस्क आता है। तीन तरह के होते हैं ये, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं तीनों टाइप को। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, बायर एक्सपोजर पॉलिसी, बायर एक्सपोजर पॉलिसी, ठीक है, बायर एक्सपोजर पॉलिसी। चलिए, तो ये बेसिकली किसके लिए है, इट प्रोवाइड्स कवर फॉर शिपमेंट मेड टू अ पार्टिकुलर बायर और सेट ऑफ बायर। तो किसी भी बायर को शिपमेंट दिया गया उसके लिए कवर प्रोवाइड करती है ये बायर शिपमेंट पॉलिसी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या ध्यान रखना है कि हाँ, यहाँ पे रिस्क जो कवरेज है वो कौन कौन सा है, एक तो कमर्शियल रिस्क है, एक पॉलिटिकल रिस्क है, एक है एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क, मैंने बताया ना आपको, ठीक है। यदि एक्सपोर्टर ने ऑप्ट किया है कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क कवर को, तो और यहाँ तीसरा फेलियर ऑफ ऑब्लिस ओपनिंग बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्टर, ठीक है, तो अप टू 25,000 ये ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद दोस्तों इसमें पीरियड ऑफ पॉलिसी कितना है, तो पीरियड ऑफ पॉलिसी है दोस्तों कि वो कितना, 12 मंथ्स, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ कवर कितना है दोस्तों, इस केस में 80% है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉलिसी है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट स्पेसिफिक पॉलिसीज़, ठीक है, इसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी आफ्टर दिस एक्सपोर्ट स्पेसिफिक पॉलिसी। देखिए, बायर एक्सपोजर पॉलिसी में क्या हमने देखा कि एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी का एक वेरिएंट है जो कि लार्ज एक्सपोर्टर के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एक्सपोर्टर में हमने क्या देखा था, स्मॉल एक्सपोर्टर में हमने देखा था कि वो था हमारा स्मॉल एक्सपोर्टर वाला जो पॉलिसी था वो था स्टैंडर्ड पॉलिसी, लेकिन ये जो बायर एक्सपोजर पॉलिसी है वो लार्ज एक्सपोर्टर के लिए, ताकि अपने एक्सपोजर को एक पार्टिकुलर बायर के लिए कवर कर सके, ठीक है। ये की पॉइंट ध्यान रखिएगा बायर एक्सपोर्टर पॉलिसी का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अंतर क्या है, इट कवर्स लार्ज एक्सपोर्टर्स। अब दोस्तों इसके बाद जो है हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी है, तो ये जो है वेरिएशन है स्टैंडर्ड पॉलिसी का ही वेरिएशन है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी। ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का वेरिएशन नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी जो है स्टैंडर्ड पॉलिसी का वेरिएशन है, किसके लिए, लार्ज एक्सपोर्टर के लिए, और जो कि 10 लाख से कम कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है, प्रीमियम पर एनम, मतलब एक साल में उनका प्रीमियम जो है 10 लाख से ज़्यादा ही है, वैसे लार्ज एक्सपोर्टर को हम लोग एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी के अंदर कवर करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें एडिशनल डिस्काउंट उन्हें मिलता है, प्रीमियम में इंसेंटिव वगैरह मिलता है, ठीक है, तो ये सब उन्हें फ़ायदा मिलता है, और डिस्क्रिपेंसी क्रेडिट लिमिट भी मिलता है। इसमें कौन कौन सा रिस्क कवर होता है इस पार्टिकुलर पॉलिसी में, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी में, कमर्शियल रिस्क कवर होगा, पॉलिटिकल रिस्क कवर होगा, एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क कवर होगा, और 90% आपको कवर मिलता है इसमें। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है दोस्तों, वो पॉलिसीज है, वह है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे आपको कुछ ऐसे गुड्स होते हैं तो शिपिंग तो हो गया, लेकिन उसको स्टॉक ओवरसीज में रख लिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शिपिंग होने के बाद जो है स्टॉक ओवरसीज में उस गुड्स को रख लिया गया, तो उसके बाद क्या होता है कि रेडी फॉर सेल टू ओवरसीज बायर, और उसे ओवरसीज बायर के लिए क्या 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 कहा जाता है, बेचा जाता है, रेट तैयार है वो बेचने के लिए। तो टाइम लैग के कारण जो भी लॉस आता है उससे प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे हमारे कंसाइनमेंट होंगे जहाँ पे गुड्स का शिपमेंट हो गया, ओवरसीज सेंटर पे उसे रख लिया गया, और फिर उसे ओवरसीज बायर के लिए बेचना जाना गया है, तो यहाँ पे टाइम लैग होगा शिपमेंट और एक्चुअल सेल टू द बायर में, ठीक है। तो इस इंडियन एक्सपोर्टर को ऐसे लॉसेस से प्रिपेयर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसी ने इंट्रोड्यूस किया कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ताकि ये नहीं, तो जहाँ भी टाइम लैग आपको दिखे ना, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे जो पॉलिसी लगेगा वो होगा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी है वो आईटी इनेबल्ड सर्विस पॉलिसी, दैट इज सिंगल कस्टमर साइट से फॉर्म याद रखिएगा, सिंगल कस्टमर आईटी इनेबल्ड सर्विस पॉलिसी, सिंगल कस्टमर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सर्विस रेंडर किया जाता है ड्यूरिंग अ डिफाइंड पीरियड विद बिलिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडर ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है।
तो इस केस में IT इनेबल सर्विस दिया जाता है एक पार्टिकुलर कस्टमर को, नाम ही है IT इनेबल सर्विस। तो इट हेल्प्स इन रेंडरिंग IT इनेबल सर्विसेज टू अ पार्टिकुलर कस्टमर। ठीक है, LC ओपनिंग बैंक रिस्क को भी इंक्लूड किया गया है, 80% कवर दिया जाता है और 12 महीना का कवरेज रहता है ये पार्टिकुलर रिस्क का। तो IT इनेबल सर्विस पॉलिसी सिंगल कस्टमर साइट्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीमियम जो है वो लॉस लिमिट पे पेएबल है और एक्सटेंट ऑफ कवरेज कितना है 80%, और ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ पॉलिसी SME सेक्टर के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो ये पॉलिसी है वो उन एक्सपोर्टर के लिए है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं और है उनके पास अपना प्लांट है, मशीनरी है। ठीक है, एज़ पर MSMED एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो MSMED एक्ट है, वो एक्सपोर्टर जो कि इनके पास अपना प्लांट और मशीनरी है और बैंक से वो MSMED एक्ट के अंदर लोन लिए गए हैं, तो उनको रिस्क से एक्सपोजर होने से बचाने के लिए पॉलिसी लाया गया। इसमें जो आपका जो पीरियड पॉलिसी है 12 महीना का है और कवरेज है 90 डेज 90%। तो ये सब इसी कवर प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल गारंटीज़ जो इसी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों फाइनेंशियल गारंटीज़ को समझने से पहले जरा समझते हैं कि फाइनेंशियल गारंटी का मीनिंग क्या है दोस्तों। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। तो दोस्तों एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर है ये अपना, ठीक है, एक्सपोर्टर है और ये बैंक है। तो दोस्तों बैंक ने क्या किया, एक्सपोर्टर को PCL दिया, पैकिंग क्रेडिट लिमिट दिया, यानी जो अपना प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है, शिपमेंट होने से पहले क्रेडिट होता है पैकिंग क्रेडिट लिमिट, वो एक्सपोर्टर ने दिया। किसे? वो बैंक ने किसे दिया? एक्सपोर्टर को दिया। ठीक है, यदि मान लीजिए कि ये जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि जो हमारा ये पैकिंग क्रेडिट लिमिट दिया, लेकिन एक्सपोर्टर जो है इस बैंक को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पैकिंग क्रेडिट लिमिट का, एक्सपोर्टर इज अनेबल टू पे द, ठीक है, तो एक्सपोर्टर जो है वो पैकिंग क्रेडिट लिमिट तो दे दिया, उसे लिमिट तो दे दिया, लेकिन या तो उसने मैन्युफैक्चर नहीं किया या उसका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है बैंक को। तो दोस्तों बैंक यहाँ पे एक रिस्क से एक्सपोज है ना, तो ECGC क्या बोलती है इस बैंक को कि तुम इसे पैकिंग क्रेडिट लिमिट दे दो और मैं तुम्हें इस रिस्क आ रहा है उससे मैं तुम्हें बचाऊंगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करूंगा। तो ये दोस्तों ये इसी प्रोटेक्शन किसे प्रोवाइड करती है? बैंक को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। इसे ही कहा गया है फाइनेंशियल गारंटी, कि जो भी फाइनेंशियल लैंडिंग है उसके अगेंस्ट जो लॉसेज होगा उससे वो प्रोटेक्ट करती है। अब जरा देखते हैं कि किस किस तरह का लैंडिंग है। सबसे पहला लैंडिंग है वो है पैकिंग क्रेडिट गारंटी। ठीक है, पहला लैंडिंग क्या है? पैकिंग क्रेडिट गारंटी। उसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन फाइनेंस गारंटी आता है, हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पैकिंग क्रेडिट गारंटी में। तो ये तो हमने बता ही दिया इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है वो बैंक को दी जाती है, इसी प्रोवाइड करती है बैंक को। अभी तक जो पॉलिसी हमने देखा वो इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी था, चाहे वो SME सेक्टर हो, चाहे वो आपका क्या हो, IT इनेबल सर्विस पॉलिसी हो। उसके बाद दोस्तों आपने क्या देखा, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी लार्ज एक्सपोर्टर को दी जाती है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी ये भी लार्ज एक्सपोर्टर को दी जाती है, बायर एक्सपोर्टर, तो ये सभी के सभी इंडिविजुअल को मिल रहे थे। अब जो हम लोग गारंटी पढ़ेंगे वो बैंक को मिलेगा गारंटी। तो पहला गारंटी इसी जो बैंक को दे रही है वो है पैकिंग क्रेडिट गारंटी। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बैंक को दी जाती है ताकि गारंटी कर सके एक्सपोज रिस्क से फॉर एक्सपोर्टर। दोस्तों यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे WhatsApp नंबर मिला है, तो आप एक प्लान को ऑप्ट कीजिए और इस प्रकार से आपको मैं PDF प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं ECIB WTPC। ECIB का फुल फॉर्म है एक्सपोर्टर क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक, और WTPC क्या है? होल्ड टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट। तो पीरियड ऑफ कवर कितना है? 12 मंथ पीरियड ऑफ कवर है। क्लेम पेबल तभी होता है जब डिफ़ॉल्ट होता है 4 महीना का। तो यदि 4 महीना का डिफ़ॉल्ट है तभी ECGC क्या करेगी? क्लेम का पेबल करेगी बैंक्स को। ठीक है, तो जो मतलब समझिए इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने तो प्री शिपमेंट क्रेडिट दे दिया एक्सपोर्टर को और एक्सपोर्टर ने 4 महीने के अंतर्गत अभी तक पैसा नहीं लौटाया है, तो इस केस में ECGC क्या करेगी? क्लेम को पेबल करेगी ECIB WTPC के अंदर। ठीक है, एक होता है ECIB PC, तो ये होता है इंडिविजुअल एक्सपोर्टर के लिए। ठीक है, ये होता है किसके लिए? इंडिविजुअल एक्सपोर्टर के लिए। और ये किसके लिए होता है? ये होता है बैंक के लिए, जिसे कहते हैं होल्ड टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट। समझ में आया आपको? ठीक है, ECIB PC किसके लिए है? ECIB PC है दोस्तों हमारा इंडिविजुअल एक्सपोर्टर के लिए। ठीक है, तो एडवांस शुड बी कैटेगराइज एज स्टैंडर्ड एसेट, पीरियड ऑफ कवरेज 12 मंथ एंड परसेंटेज ऑफ कवरेज 6 दैट इज 2/3%। दूसरा तरह का जो हमारा ट्रांसफ़र गारंटी है, फाइनेंशियल गारंटी है, वो है हमारा एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन फाइनेंस गारंटी। देखिए एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन फाइनेंस गारंटी में क्या है, इसको बेसिकली समझिए
कि जब बैंक जो है किसी भी एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दे। आपको पता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, शिपमेंट हो जाने के बाद दोस्तों एक्सपोर्टर क्या करेगा, अपना जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, वो लेकर जाएगा अपने बैंक के पास कि लीजिए ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, इसके अगेंस्ट आप मुझे फाइनेंस कीजिए ताकि मैं आगे का एक्सपोर्ट कर सकूँ, आगे का गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकूँ। तो जब भी बैंक एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस देती है, ठीक है। चलिए, तो चाहे वो कैश असिस्टेंट के फॉर्म में हो या ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म में हो, तो उस केस में इंसेंटिव रिसीवेबल एट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी। दोस्तों एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी की हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो हमारा एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी होता है, ठीक है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में। तो ये सब हमारे इसके अंदर, स्कीम के अंदर कवर होते हैं। देखिए यहाँ है ना पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, ये वाला थर्ड का हम बात कर रहे हैं, पोस्ट शिपमेंट। दूसरा है, चौथा है दोस्तों एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी में किसके अगेंस्ट मिलता है, पोस्ट शिपमेंट एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव और रिसीवेबल्स, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मिलता है। रिसीवेबल समझ में आया ना आपको, तो जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अगेंस्ट, या रिसीवेबल वो पैसा है जो कि जो कि बैंक जो है वो इंपोर्टर से कलेक्ट करेगी, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग रिसीवेबल। उसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि काउंटर गारंटी टू द बैंक अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी इशूड टू देम, ठीक है, तो उसका एक काउंटर गारंटी होता है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी। तो उसके बाद दोस्तों हमारा है एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी। तो दोस्तों इसको ज़रा समझते हैं, ये क्या है एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी। तो इस केस में देखिए कुछ ओवरसीज प्रोजेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सपोर्टर है, ठीक है, और ये विदेश में जाकर इसका कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, जैसे मान लीजिए कि चाइना में जाकर वो एक ट्रेड सेंटर डेवलप कर रहा है ये एक्सपोर्टर, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है कि बैंक किसी ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को बैंक क्या कर रही है, लोन दे रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रही है, बैंक लोन दे रही है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर बाय ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी। तो बैंक क्या करेगी, इसी के पास जाएगी और बोलेगी कि तुम मुझे एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी दो, ठीक है, और इस प्रकार से बैंक अपने आप को सुरक्षित कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि ये जो पार्टिकुलर गारंटी दी जाती है इसी के द्वारा, वो कब दी जाती है, जब बैंक किसी एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी लोन दे रही है कॉन्ट्रैक्टर को किसी ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, ओवरसीज लैंडिंग प्रोजेक्ट के लिए दे रही है। तो और ये ध्यान दीजिएगा, इसका प्रीमियम जो होता है ना वो INR में होता है, मैंने लिखा हो यहाँ पे, इसका प्रीमियम किस करेंसी में होता है, INR में होता है। ऑल्दो ये फॉरेन करेंसी लोन है, ठीक है, दूसरे देश के करेंसी में, लेकिन इसका प्रीमियम जो बैंक को देना पड़ेगा वो किस में देना पड़ेगा, INR में देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ जो गारंटी है वो है ट्रांसफ़र गारंटी, ठीक है। ट्रांसफ़र गारंटी में क्या है दोस्तों, ट्रांसफ़र गारंटी को हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे देखिए ये LC वाला केस है, ट्रांसफ़र गारंटी जो होता है वो LC वाले केस में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये LC वाले केस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बैंक है वो एक कन्फर्मिंग बैंक की तरह मान लीजिए काम कर रही है। तो आपने देखा था ना कि जो अपना एक्सपोर्टर का कंट्री है, एक्सपोर्टर का जो कंट्री है उसके साथ नेगोशिएटिंग बैंक होती है, ठीक है, नेगोशिएटिंग बैंक होती है, और जो इम्पोर्टर का कंट्री है उस साइड में होती है हमारा इशूइंग बैंक, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी बैंक है वो कंफर्मेशन दे रही है फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट में, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल से समझते हैं इसे हम लोग, तो ये अपना बैंक वो हैज़ वर्क एज कन्फर्मिंग बैंक। तो आप ये जानते हैं जो हमारा ये जो बैंक है वो कंफर्म कर रही है इस LC को कि कंफर्म कर रही है, तो लायबिलिटी इसकी हो जाती है। आपको पता है पहली लायबिलिटी तो इशूइंग बैंक की होती है, यदि इशूइंग बैंक नहीं पे करेगा तो सेकंड लायबिलिटी हो जाती है कंफर्मिंग बैंक की, क्योंकि वो LC को कंफर्म कर रहा है। तो मान लीजिए कोई बैंक है वो कंफर्मिंग बैंक की तरह काम कर रही है, तो वो क्यों करेगी, उसको वो भी तो रिस्क से एक्सपोज है ना कि ये इम्पोर्टर यदि पेमेंट नहीं देगा तो मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, या इशूइंग बैंक पेमेंट नहीं देगा तो मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो कंफर्मिंग बैंक है वो एक लॉस सफ़र करती है कि यदि फॉरेन बैंक रिम्बर्स नहीं कर पाए अमाउंट विद द अमाउंट पे टू द एक्सपोर्टर, तो ये तो एक्सपोर्टर को पेमेंट दे देगी, लेकिन जो फॉरेन से जो पैसा इसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे तो रिस्क से एक्सपोज है ना ये, ठीक है। तो इस केस में इसी क्या बोलता है इस कंफर्मिंग बैंक को, तो तुम कंफर्म करो, मैं तुम्हें क्या करूँगा कि मैं तुम्हें ये गारंटी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफ़र गारंटी, जो कि बैंक को सेफगार्ड करती है ऐसे लॉसेस से,
ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये ट्रांसफर गारंटी क्या होता है। जो हमारा 8 नंबर है वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, ये बहुत बढ़िया केस है। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए, एक है हमारा एक्सपोर्टर और एक है हमारा इम्पोर्टर। ठीक है, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर में क्या होता है कि जैसे इस केस में क्या होगा कि एक्सपोर्टर है और इम्पोर्टर है। ठीक है, तो इसमें देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि $1 का जो रेट है वो है 70 रुपीज़ है। $1 का रेट कितना है दोस्तों, 70 रुपीज़ है। और मान लीजिए कि $500 का ट्रांजेक्शन हुआ, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 500 इंटू 70, यही ना होगा। चलिए, तो यदि मान लीजिए कि 70 से ये जो रुपीज़, ये जो डॉलर है वो 70 से, मान लीजिए 70 से हो गया 75, 70 से कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, एक ये केस ले लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो यही सेम जो है 70 रुपीज़